आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन विच इज आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, order of reaction and different unit of K which depend on order of reaction. यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, एनएमटीकेट में, ई खेट में, मतलब जितनी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रेट लॉ से पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शामिल था एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शामिल था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट विद टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, मतलब टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, दिस इज एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब था किसी भी इंस्टेंट्स पे, वो तीसरे सेकंड भी हो सकता है, वो पाँचवा सेकंड भी हो सकता है, वो रिएक्शंस का 10वां सेकंड भी हो सकता है, मतलब किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो रेट हम लेते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कैलकुलेटेड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस है ये कैलकुलेटेड नहीं है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। और इसके अलावा मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक पॉइंट बताया था कि टाइम इंटरवल ज़ीरो पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये दोनों सेम होता है। ये किस तरह दोनों सेम होता है वो पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बड़े डिटेल में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। लेकिन आज के लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या होता है? देखिए, रेट लॉ सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि रेट लॉ केमिस्ट्री में आने का मकसद क्या है, मतलब रेट लॉ से हमें कौन कौन सी चीज़ों का पता चलता है। रेट लॉ से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मीन्स किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट करता है, उसमें टेम्परेचर्स भी शामिल है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी शामिल है, उसमें कैटलिस्ट भी शामिल है, उसमें लाइट इंटेंसिटी भी शामिल है, और भी बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन उन फैक्टरों में से एक फैक्टर है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्चुअल जो रेट लॉ है ये हमें एक ही फैक्टर एक्सप्लेन करता है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में रिलेशंस क्या है। बाकी जो फैक्टर है ठीक है, उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करता है, लेकिन रेट लॉ सिर्फ हमें एक ही फैक्टर एक्सप्लेन करता है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मोस्टली जनरली 95% जो रिएक्शन है उनका स्पीड, उनका रेट बढ़ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से। हाँ, 2-3% रिएक्शन ऐसे भी है जहां रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से, और सम रिएक्शन ऐसे भी है जिसका रेट, जिसका स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड ही नहीं करता। मींस जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, उस रिएक्शन का जो स्पीड है
उसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करता। आपने बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। ये जो फोटोसिंथेसिस फिनोमेना है, दे आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट की मौजूदगी में होता है। इसका जो पहला स्टेप है लाइट स्टेप। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का स्पीड है ये सिर्फ लाइट पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। सो जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसके अलावा आपने मैट्रिक क्लास में हैलोजिनेशन पढ़ा होगा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। वहाँ पे जो अल्केन से हैलोजन रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ हैलोजन, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या ब्राइट लाइट से भी हो सकता है। तो वो जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है ऑफ अल्केन, वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। वहाँ भी जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ सिर्फ डिपेंड लाइट पे होता है। इसके अलावा जितने कैटालिटिक रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, वहाँ भी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा सम रिएक्शन विच आर occurring on the surface like decomposition of hydrogen iodide on gold surface। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो डिकम्पोजिशन होती है गोल्ड सरफेस पे, तो इस रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं करता। सो जितने सरफेस रिएक्शन है या जो कैटालिटिक रिएक्शन है या जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वहाँ हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ज़्यादा हो या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कम हो, उस पर रेट डिपेंड ही नहीं करता, वहाँ सिर्फ लाइट पे ही डिपेंड होता है। कैटालिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट पे होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि सम रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड ही नहीं करता, और सम रिएक्शन ऐसी भी है जिसका रेट कम हो जाता है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से। लेकिन मोस्टली जनरली 95% रिएक्शन इस दुनिया में वो रिएक्शंस है जिसका स्पीड बढ़ जाता है, इसका स्पीड बढ़ जाता है विद इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। मोस्टली रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है। लेकिन खैर जैसा भी है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ता है या रेट कम होता है या रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज़ टोटली एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप ये क्वेश्चन करें कि सर ये हम थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं कि जी रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज का आपस में क्या, थ्योरेटिकली ये चीज़ फाइंड नहीं हो सकता कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज का आपस में क्या ताल्लुक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेट ऑफ रिएक्शन जो रिलेशन है ये टोटल एक्सपेरिमेंटल है, और ये जो मेथड हमें बताता है वो है रेट लॉ। तो सारी बातें फिर रेट लॉ भी टोटली एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट से ये पता करेंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि फलां स्पीसीज की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि रिएक्शन में सपोज अगर दो स्पीसीज है ए एंड बी, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से उसका रेट डबल हो जाता है और बी की कंसंट्रेशन डबल करने से उसका रेट हाफ हो जाता है, या बी की कंसंट्रेशन डबल करने से उसका रेट 4 गुना 4 टाइम बढ़ जाता है, 6 टाइम 8 टाइम बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो, ए बी सी डी, जितनी भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट स्पीसीज बढ़ने से या घटने से रेट का क्या ताल्लुक है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है, ये थ्योरेटिकली पता नहीं चलता। और ये हमें जो मेथड हमें जो बताता है कि जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज का रेट के साथ क्या ताल्लुक है,
वो एक मेथड से, दैट इज रेट लॉ। सो रेट लॉ का एक्चुअल केमिस्ट्री में मेन मकसद क्या है? रेट लॉ का केमिस्ट्री में वंस अगेन मेन मकसद ये है कि ये हमें रिलेशनशिप दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। और ये चीज़ मैं फिर से बात दोहराता हूँ, ये चीज़ टोटली एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज बढ़ने से रेट क्या हो रहा है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन जो मेथड हमें ये रिलेशन दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एंड रेट लॉ के दरमियान, दिस इज रेट लॉ। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज रेट लॉ? Rate law can be defined the experimental relationship between rate of reaction and concentration of reactant species is known as rate law। इस चीज को हम रेट लॉ बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज और रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच रिलेशंस क्या है। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन, या दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। देखिए समटाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रेट लॉ, फिर तो ठीक है, आपने सीधा कहना है द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, दिस इज रेट लॉ। एंड दैट इज, हाँ, और समटाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हाट इज रेट इक्वेशन, तो फिर भी यही डिफिनीशन आपने करना है कि रेट इक्वेशन क्या है। इट इज द एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर पेपर में सवाल आया डिफाइन रेट लॉ, फिर भी आपने इसी तरह डिफाइन करना है। और अगर पेपर में सवाल आया कि जी डिफाइन रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, तो फिर भी आपने यू डिफाइन करना है। हाँ, अगर पेपर में यू सवाल आया कि जी डिफाइन केमिकल इक्वेशन, देखिए रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में आसमान और जमीन का फर्क है। रेट जरूरी नहीं है कि जैसा रेट इक्वेशन है वैसे केमिकल इक्वेशन हो, समटाइम हो सकता है। ये मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं कि समटाइम हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है वही रेट इक्वेशन होता है, लेकिन समटाइम केमिकल इक्वेशन हमारा रेट इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि दो तरह की रिएक्शन है, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। एक को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं और एक को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो एक ही स्टेप में होते हैं, वहां जो केमिकल इक्वेशन है दैट इज आल्सो रेट इक्वेशन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे जो केमिकल इक्वेशन होता है वो रेट इक्वेशन से अलग होता है, क्योंकि रेट इक्वेशन में हम सिर्फ वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन स्पीसीज लेते हैं जो जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होता है। वो हमें कैसे पता चलता है वो आपको नेक्स्ट पता चलेगा। जो स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप में जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व है वही उनका कंसंट्रेशन चेंज होता है, सो वो हम रेट इक्वेशन में लेते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम सिर्फ वो नहीं लेते जिसका कंसंट्रेशन सिर्फ चेंज होता है, जिसका कंसंट्रेशन अल्टर होता है, बल्कि केमिकल इक्वेशन में तो हम सबकी कंसंट्रेशन लेते हैं, ख्वाह वो रिएक्शन में हिस्सा इन्वॉल्व ले या हिस्सा ना ले, सारे लेते हैं। लेकिन रेट इक्वेशन में हम जस्ट वही स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अल्टर होता है, चेंज होता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन ओवरऑल हम रिएक्शन लेते हैं, उसमें हम सारे ले लेते हैं। तो वो चल नेक्स्ट हम बाद में वैसे भी डिस्कस करने वाला हूँ कि जी रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस में क्या फ़र्क है। सो रेट लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप between concentration of reactant species and rate of reaction, which is also called speed of reaction, and that is also called rate expression or rate equation. For example, अगर हम एक एग्जांपल ले कि जी A plus B goes to product C plus D, ये दो रिएक्शन स्पीसीज है, एक ए है और सेकेंड एनी स्पीसीज हो सकता है दैट इज बी,
दोनों ने रिएक्ट करके इससे क्या बना, C&D बना। अब व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? सो द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A and the concentration of B. यहाँ पे चूंकि स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, सो रेस टू द पावर कर ले सो वो भी 1 है। सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K and the concentration of A and the concentration of B. So this is what that is rate expression, या that is also called rate equation. इसको हम rate expression या rate equation कहते हैं। It is called rate expression or rate equation. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर आपने तो पहले कहा कि जी रेट लॉ जो है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ पे जो आपने रेट एक्सप्रेशन बनाया, रेट इक्वेशन बनाया, तो आपने यहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कि आपने रेट इक्वेशन ये बनाया? देखिए ना, मैंने आपके सामने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि जी ए की जो स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन से रेट पे क्या असर पड़ता है, बी की स्पीसीज से रेट का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पे क्या असर पड़ता है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने तो आपके सामने आपका रेट एक्सप्रेशन बना लिया। तो फिर ये कैसे जो है ये रेट लॉ जो है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है? देखिए असल ये जो चीज है, ये जो मैंने पहले कहा था कि जी ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट के अलावा पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि एक ही कंसंट्रेशन जब डबल किया तो मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि उसका रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। एक ही कंसंट्रेशन डबल होने से उसका रेट भी क्या हुआ, डबल हो गया। सो मैं लिख सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर जब मैंने बी के लिहाज से देखा, तो जब मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल किया तो उसका भी रेट जो है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि इनके बीच भी प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है। सो मैं लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब है कि बी की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हुआ और ए की कंसंट्रेशन डबल होने से भी रेट डबल हुआ, तो फिर तो ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन मैंने जैसा लिखा है ये ऐसा ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ए की कंसंट्रेशन जब मैंने डबल किया तो उससे रेट डबल हुआ, लेकिन जब मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल किया तो फिर इससे जो रेट है वो उसका 4 टाइम बढ़ गया। तो मैं यहां पे बी की कंसंट्रेशन स्क्वायर लूंगा। वंस अगेन, ए की कंसंट्रेशन जब मैंने इस रिएक्शन में डबल किया तो इससे रेट डबल हुआ। ए की डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो गया, तो ठीक है, रेट इज डायरेक्टली टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन इस रिएक्शन में जब मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल किया तो एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा कि इससे रेट डबल नहीं हुआ बल्कि उससे रेट 4 टाइम बढ़ गया। सो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। तो फिर यहां पे रेट एक्सप्रेशन क्या कैसे होगा? सो यहां पे फिर जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो फिर इस तरह आपने यहां स्क्वायर लिखना है, आपने यहां पे फिर स्क्वायर करना है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी यहां पे मैं स्क्वायर कर दूं, इसकी पावर 3 कर दूं, इसकी पावर हाफ कर दूं, कुछ भी हो सकता है। ये सारा हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम रिएक्शन खुद परफॉर्म करेंगे, हम एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, फिर वहां हम खुद देखेंगे कि इसकी स्पीसीज की कंसंट्रेशन मैं डबल कर रहा हूं, क्या इससे रेट डबल हो रहा है या इससे रेट हाफ हो रहा है। एक ही कंसंट्रेशन डबल करने से कुछ भी हो सकता है, ये हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पता चलेगा। एक ही कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल भी हो सकता है, एक ही कंसंट्रेशन डबल होने से रेट हाफ भी हो सकता है, एक ही कंसंट्रेशन डबल होने से रेट 4 टाइम भी बढ़ सकता है। अगर 4 टाइम बढ़ गया तो फिर यहां पे मैं एक ही पावर एक स्क्वायर लूंगा। हाँ, अगर एक ही डबल होने से रेट हाफ हुआ तो फिर यहां पे मैं 1/2 लूंगा स्क्वायर।
इसी तरह बी की जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वहां से भी मैं देखूंगा, जब एक्सपेरिमेंट मुझे जो कहेगा, एक्सपेरिमेंट मुझे जो कहेगा, जैसा कहेगा कि इसकी कंसंट्रेशन डबल होने से आया रेट डबल हो रहा है, आया रेट हाफ हो रहा है, आया रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, फिर वो एक्सपेरिमेंटली हमने देखना होगा। फिर एक्सपेरिमेंटली जैसे जैसे वैल्यू आएगी हमने वही करना है, हमने उनका स्क्वायर वही लेना है। अगर 4 टाइम हो रहा है बी की कंसंट्रेशन डबल होने से, हमने स्क्वायर लेना है। अगर बी की कंसंट्रेशन डबल होने से ये हाफ हो रहा है तो हमने इसका हाफ लेना है पावर। और अगर बी की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट भी डबल हो रहा है तो ठीक है, हमने कोई स्क्वायर नहीं लेना, इसकी पावर 1 ले ले। तो कहने का मतलब है कि ये चीज जो है, ये जो चीज है कि ए की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट पे क्या असर पड़ता है, आया वो भी डबल होता है, वो भी हाफ होता है, या वो 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, तो फिर हमने उसके मुताबिक इसका स्क्वायर लेना है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन डबल होने से देखेंगे रेट डबल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, हाफ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। ये सारी चीजें जो है ये एक्सपेरिमेंटल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेट लॉ इज टोटली एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये थ्योरी से पता नहीं चलता। हाँ, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, गोल्ड बार्क एंड पीटर वेक लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेट्स सी, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, फॉर एग्जांपल जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गोज टू सी डी, इसका जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 2, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। नाउ व्हाट इज रेट? सो रेट इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर 3। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केमिकल इक्वेशंस में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रेज टू द पावर, जिस रिएक्टेंट का जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको सीधा पावर में रेज कर दे। लेकिन वो गलत है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो बात की है वो गलत है। हां, आप कह सकते हैं कि वो ठीक है, लेकिन वो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन के लिए ठीक है जो सिंगल स्टेप में होते हैं। लेकिन जो रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में होते हैं वहां आप स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेज टू द पावर होगा। फिर वहां क्या होगा? सपोज ये भी हो सकता है कि इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, रेज टू द पावर 3 हो। ये भी हो सकता है कि इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका रेज टू द पावर 1 हो। ये भी हो सकता है कि इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, रेज टू द पावर भी 2 हो। फिर वो कैसे पता चलेगा? वो रेट लॉ कहता है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हमने देखना होगा कि एक ही कंसंट्रेशन जब मैं रिएक्शन में डबल कर रहा हूं तो आया उससे रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 8 टाइम्स बढ़ रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है। फिर उसके मुताबिक हमने वो पावर लेना है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो बड़ा आसान किया था कि कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेज टू द पावर कर ले, लेकिन वो सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए ठीक है जो सिंगल स्टेप्स में होते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, जो एक ही स्टेप्स में होते हैं, उनके लिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाली बात ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो मैनी स्टेप्स में होते हैं, उनके लिए ये चीज सही नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए बेटा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है कोई भी रिएक्शन जब इक्वेशन जब हमने बैलेंस करना हो तो फिर उसके लिए जो हम नंबर लिखते हैं उसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। वंस अगेन, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, एक ही स्टेप में है, फिर तो सीधा लॉ ऑफ मास एक्शन वाली बात इस्तेमाल कर ले, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, रेज टू द पावर। लेकिन ये कोई नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है या सेवरल स्टेप्स में हो रहा है। ये जो केमिस्ट्री में हमें केमिकल इक्वेशन दी होते हैं, उस केमिकल इक्वेशंस को कोई पता नहीं चलता कि ये एक ही स्टेप में है या सेवरल स्टेप्स में है। तो जब ये नहीं पता चलता कि एक ही स्टेप में है या सेवरल स्टेप्स में है, सो कैसे हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर कर सकते हैं? हम रेज टू द पावर नहीं कर सकते स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को। लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है, लेकिन एक हद तक ठीक है। जो सिंगल स्टेप्स रिएक्शन है उनके लिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी फिर सवाल है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल स्टेप में है या कॉम्प्लेक्स है? कोई नहीं पता चलता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो रेट लॉ जो बात कर रहा है कि जी आपने एक्सपेरिमेंटली देखना है, जितनी भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो किसी भी रिएक्शंस में, हर एक रिएक्टेंट स्पीसीज से आपने खुद देखना है एक्सपेरिमेंटली कि इसकी कंसंट्रेशन मैं डबल कर रहा हूं, इससे रेट क्या हो रहा है? आया कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होने से रेट डबल हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होने से रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होने से रेट हाफ हो रहा है? कुछ भी हो सकता है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंटली देखना होता है, उसके बाद उसका पावर लिखना होता है। हाँ, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो बात की है कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर, रेट लॉ में फिर हम वही करेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम नहीं कर सकते, फिर हमें एक्सपेरिमेंटली डेटा लेना होगा, उसके बाद हमने रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन बनाना होगा। बात समझ आ रही है ना सबको? सो वंस अगेन, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ हमें एक्सपेरिमेंटल रिलेशन दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन which is also called speed of reaction and the concentration of reactant species के बीच, and that is also called rate expression or rate equation। कोई भी रिएक्शन आप सपोज कर ले, ये रिएक्शन आप ले, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में है, तो फिर इसका रेट यही होगा। हाँ, अगर ये सेवरल स्टेप्स वाला रिएक्शन है, फिर इसका रेट ये नहीं होगा, फिर इसका रेट देखना पड़ता है, उसके बाद पावर में वो चीज लिखना होता है। If it is elementary, फिर यही जो जैसा लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, that is also rate expression। देखिए, वो जो मैंने आपको इनिशियली बात की कि समटाइम जो केमिकल इक्वेशन होता है वो रेट इक्वेशन के बराबर होता है, लेकिन समटाइम केमिकल इक्वेशन कुछ और कह रहा है और रेट इक्वेशन कुछ और कह रहा है। पहले तो ये सीखे कि केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन में क्या फर्क है। देखिए, रेट इक्वेशन में वो रिएक्टेंट स्पीसीज लिखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, लेकिन केमिकल इक्वेशन में हर वो रिएक्टेंट स्पीसीज लिखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज हो या चेंज ना हो। ये बड़ा फर्क है। केमिकल इक्वेशन में हम सारे लिखते हैं, हाँ, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो या कंसंट्रेशन चेंज ना हो। ये भी हो सकता है, सपोज ये भी हो सकता है कि बी की कंसंट्रेशन डबल किया, उससे रेट का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, इक्वेशन में तो बी लिखा हुआ है, लेकिन फिर रेट एक्सप्रेशन में अगर ऐसा है कि बी की कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर रेट एक्सप्रेशन में हम वो रिएक्टेंट स्पीसीज नहीं लिखते जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से उसके रेट के साथ कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम लिख लेते हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में हम नहीं लिखते। रेट इक्वेशन में हम वो चीज लिखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन, जिस रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन
अल्टर होता है, चेंज होता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन में चेंज हो या चेंज ना हो सारे लिखते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं कि जी इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। श्योर कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो जैसे केमिकल इक्वेशन होता है वहां वैसे ही रेट एक्सप्रेशन होगा। दैट इज फॉर एग्जांपल NO plus O3 goes to NO2 plus O2। ये रिएक्शन आप लोगों ने मैट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन में। मतलब ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है एयर में बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट तबाह करता है। उसमें एक आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को तबाह करता है, O3 को O2 में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी ओजोन को तबाह करता है, ऑक्सीजन रेडिकल भी ओजोन को तबाह करता है। और उनमें से एक NO भी है, एयर पोल्यूटेंट है, ये भी ओजोन को तबाह करता है, O3 को O2 में कन्वर्ट करता है। आपके सामने O3 O2 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। It is a single step reaction. So now what is the rate? अब इसका रेट किसके बराबर होगा? So they will be equal. Rate is directly proportional to the concentration of NO and the concentration of O3. So proportionality खत्म करेंगे, so हम constant डालेंगे. So that is NO and O3. So this is rate equation, that is rate expression. कितने रिएक्टेंट स्पीसीज केमिकल इक्वेशन में है? दैट इज 1 2। और रेट एक्सप्रेशन में भी देखिए कितने रिएक्टेंट स्पीसीज है? दैट इज 1 2, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो सिंगल स्टेप में मैं यही कह रहा हूं कि जो केमिकल इक्वेशन है वही आपका रेट एक्सप्रेशन भी होगा, रेट इक्वेशन भी होगा। लेकिन जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो रिएक्शन जो मैनी स्टेप्स में होते हैं, उनका केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन में बड़ा फर्क होता है। उनके केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन में क्या फर्क होता है? केमिकल इक्वेशन है, रेट इक्वेशन में क्या फर्क होता है, ये जरा देखते हैं कि उनके केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं, दैट इज NO2 combined with CO, they produce NO plus CO2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि ये मैनी स्टेप्स में होता है। अब मैनी स्टेप्स में कैसे होते हैं? स्टेप 1 देखिए एंड देन स्टेप 2। स्टेप 1 में ये होता है, ये जो रिएक्शन है NO2 combined with CO, so they produce NO and CO2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे हैं? क्योंकि ये मैनी स्टेप्स में होता है। मैनी स्टेप्स में कैसे होता है? पहले स्टेप में ये होता है कि NO2 की 2 मॉलिक्यूल, दैट इज अ स्लो स्टेप, इन्वॉल्व है और उससे बन जाता है NO3 प्लस NO। और सेकेंड स्टेप में ये होता है कि NO3 कंबाइंड हो जाता है CO के साथ, दैट इज अ फास्ट स्टेप, और इससे बन जाता है NO2 प्लस CO2। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा? सो इसका नेट रिएक्शन जो है दैट इज, देखिए ये जो NO3 है, NO3 ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐसे स्पीसीज को हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बनता भी है और साथ टूट भी जाता है, जो ही बन जाता है साथ टूट भी जाता है, ऐसे को हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो दे कैंसल ईच अदर। और इसके अलावा इसमें NO2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो नेट जो चीज बच गया दैट इज NO2 प्लस CO गोज टू NO प्लस CO2। देखिए वही प्रोडक्ट बन गया ना जो मैंने पहले बनाया था, प्रोडक्ट वही बन गया ना, NO2 प्लस CO, रिएक्शन वही है। लेकिन ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है।
These are complex reaction. Means they occur in many steps. ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है. That is step 1 and that is step 2. अब स्टेप 1 में देखिए, that is a slow step. आपको पता है कि हमेशा जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, दे आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. हमेशा रिएक्शन का रेट उस स्टेप से मालूम होता है जो स्लो होता है. सो फिर इसका रेट क्या होगा? क्योंकि रेट स्लो स्टेप्स पे डिपेंड ही करता है, सो इसका जो रेट होगा, सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू constant that is K and the concentration of NO2 square. So this is a second order of reaction जो मैंने next order of reaction डिस्कस करना है. सो फिर यहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस रिएक्शन में देखिए दो स्पीसीज है NO2 प्लस CO. तो यहां पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्पीसीज आपने रेट एक्सप्रेशन में लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रेट इक्वेशन में हमेशा वो रिएक्टेंट स्पीसीज लिखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन अल्टर करता है, चेंज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन. कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज होते ही नहीं है. मतलब लाखों मॉलिक्यूल में से एक दो मॉलिक्यूल, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CO इज कांस्टेंट. सो इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो स्पीड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड ही नहीं करता. सो जब डिपेंड ही नहीं करता तो इसलिए हम रेट एक्सप्रेशन में हम इसको नहीं लिख सकते. दैट इज रेट एक्सप्रेशन. हम नहीं लिखेंगे उसको रेट एक्सप्रेशन में. तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो NO2 की कंसंट्रेशन जब हमने डबल किया तो इससे रेट डबल नहीं हुआ बल्कि उससे रेट 4 टाइम्स बढ़ गया. तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डबल करने से जब उसका रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो सारी बातें हमने उसका स्क्वायर लेना है. सो इसलिए इसका जो रेट ऑफ इक्वेशन है ये NO2 कंसंट्रेशन की पावर 2 होगा. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र ही नहीं होगा. लेकिन आप इसका केमिकल इक्वेशन देखिए, दैट इज अ केमिकल